ने साइकिल चलाई है और हम सबके जीवन में कभी ना कभी साइकिल चोरी भी हुई है सबके, हुई है ना। हाँ। तो ये साइकिल चोर का एक आलाप है, साइकिल चोर ही बोल रहा है। मैं एक साइकिल चोर हूँ, चमचमाती साइकिलें मुझे पुकारती हैं, उनकी नज़र हमेशा मुझ पर पड़ ही जाती है, मैं जितना भी बचना चाहूँ। साइकिलें मुझे अपना पता बताती हैं, वो कहाँ खड़ी होती हैं और कहाँ किस समय सन्नाटा होगा। मुझे खुद पर भी इतना भरोसा नहीं जितना साइकिलों पर है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, वे मुझे बचा ले जाती हैं हमेशा। 5,000 की साइकिल चुराने का अपराध बोध मैं 500 में हॉस्टल के उस छात्र को बेचकर निकाल लेता हूँ जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह मैं भी खुश और साइकिल भी खुश। एक बार मैं साइकिल चोरी करके कैंपस से निकला ही था कि जिसकी साइकिल थी वो 2-3 लोगों के साथ ढूंढते हुए आ गया। मैं खड़ा हो गया पकड़े जाने के लिए। उसने उस साइकिल का ठीक से मुआयना किया और कहा, नहीं ये मेरी साइकिल नहीं है। इस तरह उस साइकिल ने मुझे बचाया। पर एक बार जब मैं एक चमचमाती साइकिल लेकर निकल रहा था, एक मज़दूर हांफता हुआ उधर आया। उसके चेहरे पर ही उसकी साइकिल की तस्वीर छपी थी। वो चिड़ियों की तरह इधर उधर देख रहा था, मानो किसी सांप ने उसका अंडा निगल लिया हो। उसकी हताशा मुझे हताश कर रही थी, तो मैंने उसकी तरफ वो साइकिल बढ़ा दी। उसने साइकिल को ठीक से देखा और कहा, नहीं ये मेरी साइकिल नहीं है। मैंने साइकिल को पलट कर देखा और कहा, ये आपकी ही साइकिल है। फिर से देखिए। तब उसने कहा, हाँ ये तो मेरी ही साइकिल है। इस तरह उस साइकिल ने मुझे उस दिन भी बचा लिया। बहुत अच्छी है। धन्यवाद। जिस नोट पे खत्म हुआ इलाका है पटना में, त्रिपोलिया के पास, और वहाँ मैं रह चुका हूँ। हाँ, और मतलब उसकी कहानी ये है, जैसे ऐसे सोचने की कोशिश करते हैं कि जो पुराना अजीमाबाद होगा ना, उसकी जो बाहरी चारदीवारी होगी, उसके आसपास आके बहेलिए, शिकारी, चिड़िया बेचने वाले या कसाई कहीं से आके, मतलब ऐसे लोग जो बंजारे हैं जिनका घर ठिकाना नहीं था, वो उस इलाके में आके सबसे पहले बसे होंगे। वाह, चाय आ गई। हाँ, तो वो आके उस इलाके में बसे होंगे और उनका जीवन किस तरह का रहा होगा। और अब क्या हुआ कि ओवर द इयर्स उसका नाम बदल गया। अब मिश्रिका टोली कह देता है, कोई मिश्री टोली कह देता है, मिशकार टोली कह देता है, मतलब नाम उसका ओवर टाइम। और अब वो जैसे शहर में अप्रोप्रिएट हो गया है, शहर का ही हिस्सा हो गया है। तो अजीमाबाद की जो चारदीवारी होगी, उसके आसपास जो ये लोग होंगे, जाहिर है कि ये बहुत करियरिस्टिक लोग नहीं होंगे, जाहिर है कि ये बहुत सेटल्ड लोग नहीं होंगे। तो शहर के फॉर्मेशन में इनका भी अपना कंट्रीब्यूशन है, और इनकी जो तहजीब है या इनका जो बिहेवियरल पैटर्न है, वो भी कहीं ना कहीं शहर में बस गया होगा। तो उस टोली की ये कविता है, मीर शिकार टोली। थोड़ी गद्यात्मक है यह। मीर शिकार टोली। चूँकि मैंने सबको माफ़ कर दिया था, मेरा पूरा दिन मीर शिकार टोली के छोर पर बने शराब के ठेके पर निकलता था। हम ध्वंस जानते थे, सो ध्वंस की कविताएं लिख रहे थे। हम मोहब्बतों में धोखा खाए हुए लोग थे और हम जिंदगी का जुआ समझ तो नहीं पाते थे, पर उसी तरह जिया करते थे। हम कविता से मोहब्बत करते और ठंडी जलन से मरा करते कि कविता दूसरों के साथ सो रही थी। कविता का मतलब जिंदगी था और जिंदगी का मतलब सिर्फ कविता। हमें सर्वहारा का राज चाहिए था और बिना टैक्स की धरती। हमें खुद के लिए नहीं, खुद से भागना था। हमें सूरजमुखी चाहिए था और पुराने कवियों की तारीफ। कितना हसीन है इस शहर का होना कि एक दरिया है इसके साथ चलता हुआ जिसमें अवसाद बहता है। हम अपनी पीढ़ी के सबसे शानदार लोग थे, यानी अपने समय के सबसे बेकार
आवारा, फालतू। हमारी ही मौत के 100 साल होने तक हमें गुमनामी में खोए रहना था और फिर हम पर ही फिल्में बननी थी। हम इतने गैर बुद्धिजीवी थे और इतना कम पढ़े लिखे कि हमने वह जीवन जिया था जिसके बरक्स कोई और बाट तराजू पर नहीं रखा जा सकता था। बिना इसके दिल के घाव नहीं मिलते, बिना इसके नसें काट पाने की हिम्मत नहीं होती, बिना इसके कोई चिलचिलाते पागलपन के साथ सड़क पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। मीर शिकार टोली में हम मीर साहब को याद किया करते और गालिब को शेक्सपियर मान रिजेक्ट कर देते थे। हमें रॉकस्टार बनना था और हम जानते थे कि एक दिन हम लोकल बसों से यात्रा करने वाले लोगों की भीड़ में बदल जाएंगे। क्या होता से क्या हो रहा था को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मीर शिकार टोली। तो इस कविता का शीर्षक है आकांक्षा। मैं चाहता हूँ तुम्हारी पसीने से भरी उंगलियाँ मेरी नींद से यूं ही उलझी रहें। जो खामोशी मेरे साथ चाहती हो उसका एक क्षण भी नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ मेरे पुरुष होने पर भी तुम मुझे अपने दुखों में शामिल समझो। मैं चाहता हूँ मेरे पुरुष होने पर भी तुम मुझे अपने दुखों में शामिल समझो। तुम्हारी आत्मा पर जो घाव हैं जिनके बारे में सोचकर तुम टूट जाती हो वे आकर चुभ रहे हैं मेरी देह में। मैं तुम्हारी बहादुरी से रश करता हूँ। मेरी कायरता तुमसे मिलकर और लघु हो जाती है। हम गलत दुनिया में मिले, हम गलत समय में मिले। मेरी कविताओं में तुम्हारी हंसी को होना था, मेरी स्मृति में तुम्हारे अकेलेपन को हार जाना था। कितना गलत है कि तुम सिर्फ प्रेम के लिए बनी थी और तुमको सिर्फ वहीं ठगा गया। मैं चाहता हूँ पूरी रात मैं तुमसे कहूँ कि उजास तुमसे बनता है। मेरी एमजे तुम चुंबनों के लिए बनी हो, तुम जिससे प्रेम करोगी उसके हिस्से आएगी नींद। ये आकांक्षा करता है। कविता का शीर्षक है पूर्व विवरण। उसे मत चाहो, उसे चाहना तुम्हें ऊब और अवसाद से भर देगा। उसे रंगीनियों के उस पार की उदासी का पता मालूम है। उसे मालूम है हेर फेर में माहिर तुम्हारे दिल का, बाजार के नियंत्रण में घुटी हुई जवानियों का और बुढ़ापे तक लादे हुए सपनदोष का। अंधेरी रातों में हृदय के जलते अंगारों को सुर्ख फूल में बदलते देख सकती है। उसने दीवारों पर उगाए हैं बिना पंख वाले सपन। हो सकता है उसके बेहद करीब जाकर तुम्हें मिले अवलेहना और तुम्हें छोड़ तकती रहे चांद और एक खुले आसमान की कामना में कांपते रहे उसके होठ। तुम खींचो और ढूंढो कि कौन है उसके करीब। परछाइयों की सरसराहटों से हो उठो चौकन्ने। रिझाने की सारी कला में माहिर उसकी प्यास की तासीर को परखो। अब सामने खड़ी महंगाई और तुम्हारी आत्मसंतुष्टि जितनी दफ़ा नकारी जाएगी उतना ही ज़्यादा पोषित होगा अहम। और यह सच कि जितनी कोशिश तुम्हारी चाहत में थी उसका पासंग भर भी वह तुम्हें चाह न सकेगी। बार बार दुत्कारे जाने के बावजूद उसे एक बार सेवा का मौका अवश्य देकर टैग लगाकर दोनों सूजी हुई टांगों पर खड़ा रहना चाहिए, यह सोचते हुए कि एक बारगी फिर तुम मोह लोगे मीठी मीठी बातों में। पर हर बार की दरकनें चली आएंगी दरमियाँ कोसने को, दुत्कारने को, उसकी बेहाई पर ठहाके लगाते हुए, धोखा धोखा चिल्लाते हुए। खून खराबे और युद्ध के उथले शोर के बीच घन्नाते हुए माथे को कंधे पर संभाले अपनी हंसी को दुहराती हुई विचित्रता के मध्य चप्पलों में फंसे तलवों में घूमते नाचते तुम्हारे शहर की गलियों में, बारिश की उम्मीद में, अंतिम सिगरेट की तपिश से जलते होठ, उमस और पसीने से भरी शाम में अपनी गर्दनों पर रेंगते तुम्हारे चुब्बनों को सहलाते हुए अदलेटी सी सुनते हुए फजर की आज़ान सोचती है वह सचमुच हो सकती थी तुम्हारी लैला। सीमा यारी नाम की एक कवित्री जो 79 में जो ये इस्लामिक क्रांति हुई उस समय, उससे पहले इन्होंने जो इनका हमने बायोडाटा पढ़ा उसके अनुसार ये पूरे ईरान में
इंटरमीडिएट या जो भी कॉलेज में जाने के पहले का जो की डिग्री होती है उसमें टॉप किया था, और तेहरान यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में इनका एडमिशन हुआ। लेकिन उसी समय ये क्रांति हो गई और बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए स्त्रियों की शिक्षा पर। तो और ये कविताएं भी लिखती थी। तो सीमा यारी ने एक तरह से उन छात्राओं को संगठित करने की कोशिश की जिनको इस प्रतिबंध का नुकसान हुआ, जिनके एडमिशन कैंसिल हो गए, और ये बहुत प्रतिभाशाली थी। तो इसके कारण सज़ा मिली और ये हो गया कि ये ईरान के किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, ब्लैक लिस्ट कर दिया। और उसके बाद इन्होंने कुछ कविताएं लिखी, तो ये सोचा कि जो है वो मैं ऑडियो के तौर पर करूं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किताबें इनकी वो छपना बंद हो गया। लेकिन उस समय इनकी कुछ कविताएं इंटरनेट पे अवेलेबल थीं। अब बहुत सारी कविताएं उसमें से नहीं हैं। हमने उस समय जब काम करते हुए आज से 10-15 साल पहले कुछ मिली थी, उसमें से कई कविताएं अब नहीं हैं। तो उनकी एक कविता जो मुझे कई जगह, बहुत जगह छपी है, किताब में है, उसके अलावा भी कई जगह छपी है। छोटी सी कविता है प्रेम को लेके। और ये कविता मुझे एक जैसे मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता, एक कल्ट है, उसी तरह का मुझे लगता है कि प्रेम को लेके हम बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन प्रेम का एक रूप ये भी होता है, ये जानना चाहिए। तो अंदाजे बयां, अब मुझे याद नहीं क्योंकि अब वहाँ है नहीं, तो अंग्रेज़ी में क्या इसका शीर्षक था मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने इसका शीर्षक अंदाजे बयां दिया है। यहाँ एकदम मुमकिन नहीं था कि मैं कह पाती मैं करती हूँ तुमसे प्यार। यहाँ एकदम मुमकिन नहीं था कि मैं कह पाती मैं करती हूँ तुमसे प्यार, हालांकि मैंने टूट कर किया तुमसे प्यार। मैंने यही कहा चौकस रहना, तुम्हारी चाबियां कहीं कमरे के अंदर ही ना रह जाएं, सीढ़ियों पर संभल कर उतरना, वहाँ बहुत फिसलन है। चौकस रहना, तुम्हारी चाबियां कहीं कमरे के अंदर ही ना रह जाएं, सीढ़ियों पर संभल कर उतरना, वहाँ बहुत फिसलन है, और अपना खूब खूब ध्यान रखना। और सुनो लाल बत्ती पर तब तक धीरज से ठहरे रहना जब तक बत्ती हरी ना हो जाए। और सुनो लाल बत्ती पर तब तक धीरज से ठहरे रहना जब तक बत्ती हरी ना हो जाए। ये छोटी सी कविता। 13वें पटना फिल्म महोत्सव का समापन मट्टो की साइकिल से हुआ। फिल्म के बाद फिल्म के डायरेक्टर गनी के साथ सुनने सुनाने का सत्र रहा। मेरे पास ना तो कोई सवाल था ना सुझाव। हाँ, फिल्म के दौरान दिमाग कुछ और भी फिल्म याद कराता रहा। साइकिल छीनने वाले दृश्य में अपनी साइकिल की याद आई। हमारी साइकिल कोई छीन कर तो नहीं ले गया था, पर उसके चोरी चले जाने का दुख आज भी सालता है। 6-7 बरस पहले हम लोगों ने एक साइकिल खरीदी। कोई 3500-3800 रुपये में आई थी। घर से हम तीनों गए थे उसको लाने। उसको छूकर, सहलाकर, मुट्ठियों में बांधकर घर ले आए थे। पास में ही एक सरदार जी की दुकान है, वहीं से लेकर आए थे। खूब टनकदार एक घंटी एकदम मट्टो की साइकिल जैसी भी लगवाई थी। साइकिल हम गेट के अंदर लगाते। पहले वो जगह खाली थी, अब वहाँ चमचमाती साइकिल लगती। वो अक्सर नाना जी की याद दिलाती। साहिर जब सुबह उठने में आनाकानी करता तो हम उसे उठाने के लिए कभी कह देते, अरे बाबू देखो कोई ले गया हमारी साइकिल। वो हड़बड़ा कर उठता और सीधा साइकिल की जगह पर दौड़ता। उसे सही सलामत पाकर सुकून और झुंझलाहट लिए आवाज़ में बस इतना कहता, मम्मा। एक दिन चाय लेकर दरवाजे पर बैठी थी। सामने गिलहरियों का तमाशा देख रही थी। उनसे फुर्सत मिली तो साइकिल की तरफ देखा। वो जगह खाली थी। मैं ज़ोर से चिल्लाई, साहिर अपनी साइकिल। दिल धक से रह गया।
आंखों में आंसू आ गए। उसे खोजने को घर के चारों तरफ दौड़ गई। घर के पास जिन 2 घरों में सीसीटीवी लगा है वहाँ भी भाग कर गई, पर नतीजा कुछ न निकला। शायद गलियारे से होते हुए कोई पीछे की तरफ से साइकिल ले गया था। भरी हुई जगह खाली हो गई थी। मुझे हर साइकिल सवार में अपने नाना दिखते हैं। इस फिल्म में भी हर साइकिल के दृश्य में नाना दिखते रहे। उनकी बोली सुनाई देती रही, उनकी मुस्कान दिखती रही। 79 बरस के मेरे नाना पटना में साइकिल से ही हर जगह आना जाना करते थे। उनकी उम्र को देखकर कुछ लोग उन्हें ऐसा करने से मना करते। तब नाना कहते, देखना एक दिन इसी साइकिल से ही सीधा वहाँ पहुँच जाऊँगा। जब गए तो साइकिल पर ही। बिजली का तार उनके कंधे को छू गया था। उनके जाने के कुछ बरस बाद जब उनका सामान छांटा जाने लगा, तब उनकी साइकिल भी 200-400 रुपये में कोई ले गया। माँ भी उस समय वहीं पर थी। कहती है दिमाग जैसे सुन्न हो गया था, मानो आखिरी विदाई है और कलेजे पर पत्थर रखकर उसे विदा करना ही है। अपनी ही भरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था और दिमाग कोई निर्णय लेने की हालत में न था। माँ बहुत अफसोस करती है। कहती है, बाबूजी की साइकिल बेच कैसे दिए हम? कोई चीज़ तो नहीं थी बाबूजी की साइकिल। इस सदी में न्याय से वंचित एक शरीफ आदमी के पास कत्ल हो जाने से बचने का एक ही उपाय रह जाएगा, खुद कातलों में शामिल हो जाना। साथ ही ये दौर उस दौर से जुदा है। चापलूसी अब चमचागिरी नहीं, आदमी की महत्वपूर्ण योग्यता है। रीढ़ की हड्डी कमर की गर्दन से बंधा धनुष का वो धागा है जो तीर पर आदमी के स्वाभिमान को रख उसे सीधा उसकी पसंद की कुर्सी पर गिराता है। न्याय के लिए बरसों से न्यायालय के चक्कर लगा रहा एक शरीफ आदमी समझ जाता है कि जिंदा बचे रहने की खातिर उसे ऑक्सीजन नहीं, अब बंदूक की जरूरत ज़्यादा है। लोकतंत्र की हत्या, मेरी मृत्यु गैर कानून की लाचारी की वजह से या किसी गुंडे की गोली से, न्याय के लिए भटकते कभी अदालत के चक्कर लगाते हुए, संसाधनों से युक्त इस देश में एक रोटी की खातिर या हो जाए किसी अस्पताल की चौखट पर रकम न भर पाने की खातिर, तब तुम उसे मृत्यु मत कहना दोस्त। अखबार लिखें या दें लोकतंत्र के कुछ कीड़े गवाही, तब भी तुम उसे हत्या ही कहना। मेरे परिजन से कहना कि मुझे न लिटाएं लकड़ियों की सेज पर। करवा लाना संविधान की कुछ प्रतिलिपियाँ जिन पे मैं लेट सकूं अपने मृत शरीर को लिए, और कहना मेरी आखिरी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु को लोकतंत्र की हत्या मानी जाए। निहत्थे का साथी, जब तक लड़ाई बराबरी की नहीं हो जाती, मैं हर हथियारबंद के सामने खड़े निहत्थे का साथी हूँ। मैं किसी जनसंख्या का हिस्सा नहीं, आदमजात की अल्पसंख्यक आबादी हूँ। मैं प्रतिद्वंदी की हार को अपनी जीत मानने से नकारता हूँ। मैं जीवन को परदेसी से नज़र से देखता और मृत्यु को मातृभाषा में पुकारता हूँ। इस बीच भूल बैठा हूँ अपने गांव के सबसे बूढ़े कबूतर के नाम तक। मालूम नहीं अंधेरे में हमें घर तक छोड़ने वाला कालू कुत्ता जीवित भी है या नहीं। महीने से नहीं ली सुध अपने पुराने दोस्तों की। नहीं पता जा रहे मेरे गांव के बच्चे शहर, अब पढ़ने या करने कोई काम। कंक्रीट के जंगल में 3 मंजिले मकान पर बैठा मैं होता जा रहा हूँ एक नौकरी की खातिर, दिन प्रतिदिन कितना नमक हराम। आयु बिता चुका हूँ जब इस संसार में एक शेर के जीवन काल से दुगुना वक्त। देख चुका हूँ गौरैया के जीवन के करीबन 8 पीढ़ियों को। काट चुका हूँ इस धरती पर एक घोड़े की आयु के समान जीवन, और जब हो चुका हूँ भगत सिंह की मृत्यु से 4 वर्ष बड़ा, सोचता हूँ क्यों हुआ है मेरा जन्म, हूँ किस लिए 2 तलवों पर मैं अब तक व्यर्थ खड़ा। पैसे को गिनता हुआ आदमी नहीं सोचता उसके हाथों में आने से पहले ये क्षत्रियों के हाथों में थी या किसी शूद्र के।
न ही वह पूछता है एक वेश्या से उसे भोगने से पहले उसकी जात। आदमी ऊंचे होने का नाटक करता है सभी के बीच, तन्हाई में वह जानता है अपनी असली औकात। दूसरी कविता, स्त्री की मृत्यु। इतनी बड़ी नहीं होगी उसकी मृत्यु की वजह कि कोस सके एक स्त्री उनके परिजन तक को, नहीं सॉरी, कोस सके उनके परिजन किस्मत तक को अपनी आत्मा की शांति की खातिर। वो मारी जा सकती हैं सब्जी में नमक के कम होने पर, किसी गैर मर्द से बात करने के जुर्म में, या महज हाँ की जगह ना में अपना सिर हिला देने पर भी। मर्दों की माफिक नहीं मरेंगी वो किसी ज़मीनी विवाद में, शराब में डूबकर या चलाने से कोई बेकाबू मोटर कार। जिंदगी की तरह मृत्यु भी नहीं देगी उन्हें बिना छीने समानता का अधिकार। सबसे घातक और जानलेवा बीमारी। गरीबों की लाशों से गुजरता हूँ, उनके परिजनों से बात कर उनके अतीत की करता हूँ पड़ताल। उनके कार्यस्थल पर जाके पूछता हूँ उनकी खामियां और खासियतें। पढ़ता हूँ अस्पताल में जाकर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हर बार मैं पाता हूँ ईमानदारी और शराफत को 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी। स्त्री के गर्भ से ही संसार स्त्री के गर्भ में तय किया गया कार्यक्रम है। इस गर्भ में सोई हैं आने वाली सदियों की पीढ़ियाँ और उनके अनगिनत पात्र। आने वाले सदी का राष्ट्रपति, महानायक, तानाशाह, महाकवि, यहाँ तक कि तुम्हारा प्रधानमंत्री भी अभी कहीं उसी स्त्री के गर्भ में दुबका है, और मिला जुला कर वही तुम्हारे यीशु से लेकर राम तक का पहला और आखिरी पता है। मेरा नाम नज़मा है ते मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने अपनी एक कविता पेश करन जा रही हाँ जे मेरे द्वारा लिखी गई है। लड़कों का जीवन जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं है। लड़कों का जीवन जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं है। कोई ऐसी रात नहीं जिसमें बिन चिंता वो सोता नहीं है। कोई ऐसी रात नहीं जिसमें बिन वो चिंता सोता नहीं है। छोटी सी उम्र से ही उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है, घर की पूरी जिम्मेदारियों को उनके कंधों पे डाला जाता है। सभी चीज़ों को केवल वो समझे ऐसी आशा रखी जाती है। जब उसे समझने की बारी आती है तो उसे अनसुनी जाती है। बहनों की शादी भी करनी है, इस वाक्य को बार बार दोहराया जाता है। मुझे मेरे पिता में वही लड़का दिखाई देता है जो अपनों की खातिर खुद को खोता जाता है, जो अपनों की खातिर खुद को खोता जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। एक और कविता है। तुम काली हो, तुम काली हो, तुम छोटी हो, तुम छोटी हो, तुम मोटी हो, ये बताने वालों तुमने हमेशा लड़कियों की हदों को बताया है। तुम्हारी हदें कहाँ तक हैं इसको किसी ने नहीं बताया। तुम चार दीवारी के भीतर रहो, चूल्हा चौका बर्तन करो, मात्र एक कठपुतली बन सभी दुखों को तुम सहो। अपने पंख फैलाओ नहीं, उड़ने की कोशिश तुम दिखलाओ नहीं। बार बार ऐसी बातें कहकर कब तक मुझे तुम रोकोगे? कब तक अपने कटुन वाणियों के अग्नि मुकुंड में मुझे तुम झोंकोगे? अब बस बहुत हुआ मेरी हदों को बताने वालों, अब मैं तुम्हारी हदों को बतलाऊंगी। पतंग बन सभी रंगों के साथ में उड़ जाऊंगी। बहुत अच्छे। लड़ते लड़ते अब थक गई हूँ मैं, किससे कहूँ मैं अंदर से टूट गई हूँ। एक छोटी सी ज़िंदगी है, एक ही कहानी है, पर ये हार अब मुझे दुनिया को सुनानी है। माना कि वक्त आज थोड़ा बुरा चल रहा, जिन पर यकीन था वही साथ छोड़ रहा। चलो इन बिखरे पन्ने को फिर से समेटते हैं, एक नई कहानी, एक नई शुरुआत लिखते हैं, जिसमें सिर्फ हम और गुजरी हमारी यादें हों। अधूरी ही सही पर अपनी कुछ बातें हों। पर ये कमबख्त दिल फिर से सवाल कर रहा, हार गई हूँ मैं ये कहने से क्यों डर रहा। एक और कविता है जो कि हम कभी कभी सोचते हैं ना आलसपना में कि जिन वगैरह कुछ हो, तो उस पर लिखा है, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर जिन होता मेरे पास तो मैं उससे ये करवा लेती, वो करवा लेती, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। लेकिन ये ख्याल बस सोचने में ही अच्छे लगते हैं, फिर वही विचार दोबारा लौट आता।
तब मैं मुस्कुरा देती और अपनी ही बेवकूफ़ी पर थोड़ा शर्माती हूँ। मैं खुद से कहती हूँ क्या सोचना क्या शर्माना, चल उठ और फिर से कर मेहनत दोबारा।